ठीक है बच्चों, आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे जो जो हम पढ़ाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे आगे। फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मांड है। ठीक है, शुरू करें। ब्रह्मांड, आखिर ब्रह्मांड है क्या? चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी जलवायु वगैरह हैं सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर समाहित है। ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा मुझे ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत? नेहा, राजू, राजा, कोई बताएगा? चलो ब्रह्मांड के बारे में हम बताते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, पहली जो ब्रह्मांड के संबंध में जो परिकल्पनाएं दी वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं एक परिकल्पना के बारे में आपको बताता हूँ जिसका नाम है निहारिका परिकल्पना। क्या है? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी थी? इमैनुअल कांट ने। ठीक है, इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने बताया कि जो ग्रह हैं या सूर्य या तारा है उनका जो निर्माण हुआ है ना, एक बहुत बड़े बादल, कौन से बादल? जो धूल के बादल थे। ठीक है, धूल के बादल जिनमें छोटे छोटे कण समाहित थे। बहुत बड़े बादल जब संकुचित हुए, मतलब इकट्ठा हुए, तो उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा बादल है ये। ठीक है, इसके अंदर धूल है, गैस है, गैस में हाइड्रोजन होगी या और भी गैसें होंगी। ठीक है, तो ये जो बादल है ना, ये सिकुड़ के छोटे हो गए। ये सिकुड़ के छोटे हो गए तब ग्रहों का निर्माण हुआ। तो निहारिका परिकल्पना में इमैनुअल कांट कहते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो धूल और गैस के बहुत बड़े बादल के संकुचित होने से हुआ है। ठीक है, लेकिन ये फेल भी हो गए। ये फेल कहाँ हो गए? ये फेल यहाँ हो गए कि जब इन्होंने ये तो बता दिया कि ग्रहों का निर्माण बादलों के सिकुड़ने से हुआ, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो बड़े बड़े कण कैसे बन गए। तो ये यहाँ फेल हो गए। ठीक है, इनके फेल होने के बाद एक दूसरी परिकल्पना आई जिसको बोलते हैं संशोधित निहारिका परिकल्पना। ठीक है, संशोधित निहारिका परिकल्पना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। संशोधित निहारिका परिकल्पना। संशोधित निहारिका परिकल्पना। इसका जो प्रतिपादन है ना, वो ओटो स्मिथ ने किया। किसने किया? ओटो स्मिथ या बेई-जास्कर, एक और वैज्ञानिक थे, बेई-जास्कर। ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जो ग्रह हैं उनका निर्माण बादलों के सिकुड़ने से हुआ, लेकिन साथ साथ ये विस्तृत परिकल्पना देते हैं। विस्तृत परिकल्पना में ये बताते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, जो छोटे छोटे कण हैं वो कैसे इकट्ठा हुए और उन्होंने ग्रह का निर्माण किया। ठीक है, तो ये भी पास हो गए, लेकिन ये फेल कहाँ हुए? ये फेल हुए कि जो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, इसमें कोणीय संवेग के संरक्षण की ये व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि जो गैस का बादल होता है ना, गैस का बादल है, अब इसमें स्पीड तो कुछ होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सिकुड़ रही है तो उसके अंदर स्पीड है। स्पीड है तो वो घूम रही है तो उसके अंदर कोणीय संवेग जैसी कोई वैज्ञानिक क्रियाकलाप होगा। तो जो कोणीय संवेग की वो ठीक से परिभाषा नहीं दे पाए, तो ये भी फेल हो गए। अब एक परिकल्पना के बारे में और मैं आपको बताता हूँ। वो परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना।
क्या है इसका नाम, ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में। ठीक है, ये पेपर में आती हैं। ग्रहाणु परिकल्पना का क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना ये है कि जो ग्रह है ना वो ग्रहाणु से ही समझो, ग्रह जमा अणु है ना, जो ग्रहों का जो निर्माण है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर, कणों से अणु बने, कणों से बने अणु, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ, मतलब अणुओं से मिलकर बना है। ग्रह है या तारा है या चंद्रमा है, कोई भी पिंड है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर उनके संकुचित होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल भी ग्रहाणु परिकल्पना के ही हिसाब से बना है। इसमें क्या है कि केंद्र में तो सूर्य है, केंद्र में क्या है, सूर्य है, और बाकी जो 8 ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में सूर्य के। ठीक है, तो ग्रहाणु परिकल्पना समझ में आ गई, नीहारिका परिकल्पना, और जो संशोधित नीहारिका परिकल्पना थी। अब दूसरा सुनते हैं हम, टाइम थोड़ा वैसा है। अब हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड डायरेक्ट, है ना। ब्रह्मांड में जो प्रारंभिक ब्रह्मांड है उसके बारे में जो प्रारंभिक परिकल्पनाएं आई, उसमें सबसे पहली जो परिकल्पना थी वो किसकी थी, क्लॉडियस टॉल्मी की थी। किसकी थी, क्लॉडियस स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, हाँ, या स्पीड कम करें। क्लॉडियस टॉल्मी की परिकल्पना, और दूसरी थी निकोलस कोपरनिकस की परिकल्पना। इसमें जो क्लॉडियस टॉल्मी की थी परिकल्पना वो थी जियोसेंट्रिक, उसका नाम क्या था, जियोसेंट्रिक अवधारणा या परिकल्पना। और जो निकोलस कोपरनिकस की थी वो थी हेलोसेंट्रिक। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। आप लोग भी जानते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, नहीं है। अच्छा, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है स्थित है, सूर्य भी नहीं है। देखो सुनो, जो क्लॉडियस टॉल्मी हैं वो जियोसेंट्रिक अवधारणा देते हैं और वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। निकोलस कोपरनिकस आते हैं, वो कहते हैं कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जबकि वो भी ऐसा नहीं है। आखिर ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है क्या, कोई कुछ बता सकता है? अरे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, अब पहले हम ब्रह्मांड को देख लेते हैं। स्पेस मैप 3D, कोई सा भी एक मैप निकालते हैं। इसे देखो,
दिखाई दे रहा कुछ? ब्रह्मांड कुछ इस तरीके से है। ये एक सौर मंडल हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? एक सौर मंडल हो सकता है। आप ऐसे समझिए, इसको छोटा कर देते हैं, कि ये जो एक सौर मंडल है, ये जो एक सौर मंडल है, ये सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह हैं और सूर्य केंद्र में स्थित है। ये एक सौर मंडल, ऐसे ना जाने कितने सौर मंडल हैं। ये जो सौर मंडल हैं, इसमें तारे भी हो सकते हैं बहुत सारे। ये एक आकाशगंगा में स्थित हैं, ये एक आकाशगंगा है, ठीक है। और ऐसी ना जाने कितनी आकाशगंगा हैं। परिकल्पना की गई है कि लाखों आकाशगंगा हैं, ठीक है। ऐसे बना लो कि बहुत सारी लाखों आकाशगंगा हैं, ठीक है। कहाँ तक बनाओगे? बहुत हैं, ठीक है। अब हम कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि सूर्य जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में स्थित है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि सूर्य तो खुद आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जिसको मंदाकिनी कहते हैं, उसका एक छोटा सा अंश है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा हिस्सा है। और उस आकाशगंगा में भी और बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारों का समूह है, बहुत सारे तारामंडल हैं। और ऐसी ना जाने कितनी आकाशगंगाएं, लाखों से ऊपर आकाशगंगाएं हैं। और अभी भी लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जो लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं। और अभी भी उसकी लगातार खोज चल रही है, ठीक है। वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं कि यार आखिर ब्रह्मांड स्टार्टिंग में बना कैसे? आखिर वो कौन सी एनर्जी है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है। और बहुत सारी परिकल्पनाएं अभी भी दी जा रही हैं, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण और फेमस परिकल्पनाएं हैं या अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं में शामिल है क्लॉडियस टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा, जो फेल हो गई थी। फिर दूसरा निकोलस कोपरनिकस की परिकल्पना हेलोसेंट्रिक अवधारणा। हेलोसेंट्रिक अवधारणा में क्या है? हेलोसेंट्रिक अवधारणा में हेलोसेंट्रिक अवधारणा में ये है कि जो सूर्य है ना, सूरज भगवान, वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अवधारणा फेल हो गई कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। लेकिन ये जो अवधारणा है ना, केवल सौर मंडल तक तो सही है, क्योंकि सौर मंडल के तो केंद्र में स्थित है सूर्य, है ना। जो हमारी आकाशगंगा है, उसमें एक सौर मंडल है। सौर मंडल में यहाँ सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बाकी जो 8 ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं वो? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, हैं, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिकल्पना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारा सौर मंडल है। ये सौर मंडल में सूर्य केंद्र में स्थित है। ये केवल हेलोसेंट्रिक अवधारणा में यहाँ तक तो ये बात सही है। बाकी अगर ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है सूर्य, ये गलत है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। कुछ सिद्धांत हैं इसके ब्रह्मांड से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांत, उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें फेमस
है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत। तीसरा है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, ठीक है। जो बिग बैंग सिद्धांत है जॉर्ज लेमेटियर ने दिया। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर, ठीक है। साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? गोल्ड, थॉमस गोल्ड नाम है पूरा इनका, और हरमन हांडी ने। हरमन हांडी ने। और जो दोलन सिद्धांत है वो एलन एंडेज ने दिया था। किसने दिया था? काट दो इसको, इरेज कर देता हूँ। एलन संडेज ने दिया था, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में मिलाने को भी आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा और वो सिद्धांत पूछ लेगा बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, आप बताओगे जॉर्ज लेमेटियर। साम्यावस्था सिद्धांत गोल्ड एवं हांडी ने दिया था। थॉमस गोल्ड, हरमन हांडी, ठीक है। वीडियो में दोबारा देख लेना, इस वीडियो को दोबारा देखोगे ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो दोलन सिद्धांत है वो एलन संडेज ने दिया था। जो सबसे फेमस सिद्धांत है जो अभी तक माना जाता है वो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है। जो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसको आगे कर देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत पढ़ते हैं हम, ठीक है। बिग बैंग, बैंग का मतलब क्या होता है? धमाका। बिग का मतलब बड़ा धमाका। बड़ा धमाका होगा तो हम धमाके की ही बात करेंगे ना। शुरुआत में कहते हैं वैज्ञानिक कि जो ब्रह्मांड है ना वो एक ही पिंड था। ये ब्रह्मांड में एक ही पिंड था, ये पूरा एक पिंड है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो पिंड है जिस शक्ति के कारण जुड़ा हुआ था, ठीक है, उस शक्ति के बारे में जो वैज्ञानिक हैं अभी भी उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक शब्द सुना होगा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, जो सिंगुलैरिटी है ना वो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, मतलब ऐसे समझिए सिंगुलैरिटी को, यदि कोई लोहे का एक टुकड़ा है इतना बड़ा है, उसको संकुचित करके दबा के हम बहुत छोटा बना दें, ऐसे बहुत बड़ा एक पिंड है उसको दबाने के बाद इतना छोटा बना दें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाएं। उसमें कार भी जाएगी तो वो भी समाहित हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। तो सिंगुलैरिटी है ना, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बारे में आगे बताएंगे। तो ब्लैक होल के केंद्र में स्थित है सिंगुलैरिटी, और जो ब्रह्मांड के जो प्रारंभिक जो ब्रह्मांड था उससे जुड़ने में जो मददगार है या उससे संबंधित इस शब्द का प्रयोग किया जाता है सिंगुलैरिटी का, ठीक है। इसको विस्तार से हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड एक आग का गोला था, ठीक है, पूरा एक। जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये बिखर गया, विस्फोट हुआ, बिखर गया। फिर किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का, सूर्य का, ऐसे ही निर्माण होता चला गया। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने, ठीक है। और फिर जो ग्रह है, ग्रह धीरे धीरे ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद कुछ ग्रहों पर जीवन की संभावना देखी जाती है, जैसे कि पृथ्वी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपने 2010 में एक प्रयोग हुआ था जेनेवा में, जेनेवा में
मतलब ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक जानकारी के बारे में जानने के लिए एक प्रयोग हुआ है जेनेवा में 2010 में। तो वो प्रयोग क्या था कि पृथ्वी से लगभग 27 फीट नीचे, 27 फीट नहीं, सॉरी, एक सुरंग थी, ठीक है, एक सुरंग ही जो पृथ्वी से लगभग 100 फीट नीचे है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 100 फीट नीचे है ये सुरंग। और कितनी लंबी है ये? 27 फीट, 27 किलोमीटर है, फीट नहीं किलोमीटर है, ठीक है, 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है। इसमें एक प्रयोग हुआ, इस प्रयोग का नाम दिया गया, ये एक महाप्रयोग है। इस प्रयोग में हुआ क्या था कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन एक नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा। और फिर बाकी होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन थे ना, इनको लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड कितनी है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से एक प्रोटॉन की टक्कर दूसरे प्रोटॉन से कराई, एक प्रोटॉन की टक्कर दूसरे प्रोटॉन से कराई ये, ठीक है। जब इनकी टक्कर आपस में कराई ना, तो इस प्रोटॉन से भी छोटे कण निकले, ठीक है, इस प्रोटॉन से छोटे कण निकले। उस कण का जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? हिग्स बोसोन। ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी पकड़ में नहीं आई हैं, जिसमें डार्क एनर्जी की बात होती है, सिंगुलरिटी से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जो भी साबित करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो प्रोटॉन की और प्रोटॉन की टक्कर होने के बाद एक कण निकल के आया, जिसको बोलते हैं क्या? हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन क्या है? यदि पृथ्वी पर, चंद्रमा पर या पूरे ब्रह्मांड पर कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें अगर द्रव्यमान है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? उत्तरदायी कौन है? हिग्स बोसोन। यदि मैं हूँ तो मेरे अंदर भी अगर द्रव्यमान है ना, तो मेरे अंदर भी हिग्स बोसोन है, मेरे बालों में, ठीक है। और आप लोगों के अंदर, इस बोर्ड पर ये पेन है, इसके अंदर भी, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर द्रव्यमान है, उसके अंदर हिग्स बोसोन स्थित है। जैसे भगवान कण कण में स्थित हैं, तो इसलिए इसको कुछ मीडिया कर्मियों ने, जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने एक नाम दिया इसको गॉड पार्टिकल, जबकि ये एक ऑफिशियल नाम नहीं है ना। गॉड, गॉड मतलब भगवान, पार्टिकल मतलब कण, भगवान का कण, ये भगवान की तरह कण कण में समाहित है, ठीक है। तो हिग्स बोसोन की एक क्वेश्चन सा आया था, मतलब कई बार ये रिपीट हुआ है कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान के लिए कौन सा कण जिम्मेवार है, तो हिग्स बोसोन है, इसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। कब खोज हुई थी इसकी? 2012 में, ठीक है, 2012 में खोज हुई थी इसकी। जब इसकी खोज हुई, इसने विज्ञान की दुनिया की नींवें हिला दी, समझ रहे हो। इसकी खोज होने से बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण तैयार हुए, मशीनें तैयार हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें तैयार हुई, या इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम अब पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। अच्छा, समझ में तो आ रही चीज़ें? पक्का? नेहा समझे? हाँ भाई राजा, समझ में आ रही है? पक्का ना? जरा इधर बैठा, ठीक है। देखिए आकाशगंगा क्या है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, केवल भावनाओं पे जाना।
ठीक है। भावना ये है कि कोई किसी का नाम भावना तो ना आया, ठीक है। ये इस तरीके से एक आकाश गंगा है जो घूम रही है, ठीक है, जो घूम रही है। इस आकाश गंगा में 1, 2 और 3 तीन क्या हैं? घूर्णन भुजाएं हैं। क्या है? 3 भुजाएं। भुजाएं का मतलब ये नहीं है कि इसमें इसके हाथ हैं। भुजाएं का मतलब ये है कि ये 3 डायरेक्शंस में घूम रही है इस तरीके से, है ना। 3 भुजाओं में घूम रही है। बीच में तो केंद्र है ही, ठीक है। बीच में क्या है? केंद्र है। इस आकाश गंगा के अंदर लाखों ग्रह हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा के बारे में हम बात करते हैं तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? क्या है बताओ? मंदाकिनी। अच्छा, एक नाम और है, दूसरा नाम क्या है? मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। कंफ्यूज मत हो ना। मंदाकिनी, मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। जो हमारी आकाश गंगा है अबे ये तो 3 चीज़ें हो रही हैं, अंडो कर देते हैं, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है यहाँ? जो हमारी आकाश गंगा है उसमें एक छोटा सा अंश मात्र है सौरमंडल। मान लीजिए ये हमारी आकाश गंगा है, इसमें कहीं छोटा सा एक हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हमने उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सौरमंडल को। क्या है ये? सौरमंडल है, लेकिन अभी नहीं है ना सौरमंडल। कैसे होगा? केंद्र में तो सूर्य है, ठीक है। इसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। बाकी 8 ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, दूरी के अनुसार उनको हम लिखते हैं, ठीक है। हो गया 8। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, फिर क्या आता है? मंगल। मंगल यहाँ आना चाहिए था। चलो चलो चलो। मंगल ये है, ठीक है। फिर पृथ्वी, बृहस्पति, शनिदेव, अरुण और वरुण, ठीक है। ये दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे समीप है, फिर है शुक्र, फिर है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, केंद्र में सूर्य स्थित है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आगे बढ़ा दूँ। क्वेश्चन बनते हैं कि दूरी के, क्वेश्चन क्या बनता है कि दूरी के आरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में ग्रहों को लगाओ सौर मंडल में, ठीक है। तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य, सूर्य के बाद है ये बुध, बुध के बाद है ये पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। एक और होगा क्या? ठीक है, देखो बुध, बताते रहो। शुक्र, मंगल, पृथ्वी,
बृहस्पति, फिर अरुण, सही है, शनि, फिर अरुण, फिर है अरुण, वरुण। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सूर्य के आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, तो ये जो क्रम है ना, ऐसे ही टिकटॉक ऐसे ही रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, रटना तो है ही, लेकिन मैं याद करने को बोल रहा हूँ, ताकि रटने वाला जो शब्द है ना थोड़ा सा निगेटिव शब्द है ना, तो याद कर लेना। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आगे बताता रहूँगा आपको। ठीक है, एक होता है द्रव्यमान के अनुसार, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है पूरे ग्रहों में। अगर मैं द्रव्यमान के अनुसार इन ग्रहों को लगाऊं तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बताओ। बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर वरुण का, अरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का, शुक्र का, फिर बुध का। ठीक है, ये मैं आगे क्वेश्चंस जब कराऊंगा ना तब इसके बारे में बता दूंगा। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ नक्षत्र के बारे में। ठीक है, नक्षत्र, नक्षत्र हमारे पास कितने नक्षत्र हैं, ये कुछ लग रहा है क्या, हमारे पास कितने नक्षत्र हैं, हमारे पास मतलब हमारे चंद्रमा के पास 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, और एक नक्षत्र के बारे में और बताया है पुरोहितों ने, मनीषियों ने, क्योंकि जो हमारे हिंदू कैलेंडर है ना, जो हिंदू कैलेंडर है या पंचांग जिसको बोलते हैं, वो नक्षत्रों या चंद्रमा की चाल उस पर डिपेंडेड है। ठीक है, नक्षत्र या चंद्रमा की चाल, नक्षत्रों की संख्या कितनी है 27, लेकिन एक और बता दिया है जिसका नाम क्या है, अभिजीत। बाकी और भी हैं जैसे कि रोहिणी है, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं, रोहिणी, रेवती, ठीक है, मघा, ये सब क्या है नक्षत्रों के नाम है। ठीक है, हमारा जो चंद्रमा है ना, अच्छा चंद्रमा, ये ले लेते हैं चांद, कोई और कलर ले लें क्या, कोई और कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये है चांद, ये क्या है चंद्रमा। चंद्रमा अगर मैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखूं, दिखाई दे रहा है, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा के बाद महीने की समाप्ति, पूर्णमासी हो गई, महीना ख़त्म, और उससे अगले दिन को ये चंद्रमा चल रहा है। ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा, अब थोड़ा सा धुंधला होता चला जाएगा। धुंधला का मतलब थोड़ा कम दिखाई देगा, थोड़ा सा हिस्सा, फिर और इसका हिस्सा गायब हो जाएगा। मान लीजिए इतना हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है, फिर और इसी तरीके से, और यहाँ आते आते मतलब अमावस्या पे आते आते, अमावस्या, अमावस्या के दिन पूरा गायब हो जाता, अंधेरा, पूरे चंद्रमा पर अंधेरा, यहाँ पर आते आते आधा हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा कैसा हो जाएगा, आधा, आधे का मतलब आधे भाग पर अंधेरा और आधे भाग पर उजाला, फिर हो जाती है अमावस्या।
अमावस्या के बाद अंधेरा छा गया। अच्छा यहाँ देखो, ये पूर्णिमा हुई, उसके बाद यहाँ से अंधेरा शुरू हो गया ना, चांद जो है अंधकार में चला जाता है, मतलब धीरे धीरे उसका प्रकाश कैसा होता जाता है, कम, पहले थोड़ा कम, जब तक वो आधा नहीं हो जाता। ये जो 15 दिन चलता है, ये क्रम कितने दिन चलता है, 15 दिन। जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, ठीक है, इस 15 दिन को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। जब अमावस्या हो गई उसके बाद चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, पहले आधा, फिर आधे से ज़्यादा दिखाई देगा, फिर और उससे ज़्यादा दिखाई देगा, फिर और उससे ज़्यादा, फिर और उससे ज़्यादा, फिर और उससे ज़्यादा, ऐसे दिखाई देता चला जाएगा। जब पूरा दिखाई दे जाएगा फिर क्या हो जाएगी, एक पूर्णिमा। समझ गए, फिर महीना यहाँ समाप्त। जब चंद्रमा की जो कलाएं हैं बढ़ने लगती हैं, ठीक है, जब प्रकाश चंद्रमा पर बढ़ने लगता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। कोई पूछेगा तो बता दोगे, हाँ भाई, कहते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। यहाँ से पूर्णिमा के अगली तारीख जो होती है वो होती है प्रथमा, द्वितीया, जिसको क्या बोलते हैं कभी कभी दूज, दौज। कभी भी आप देखोगे ना भैया दौज होती है ना, 2 तारीख को होती है, कहते हैं भैया दौज हो गई, एक्चुअली में दूज है, दौज ही बोलते हैं, वो तो अपनी भाषाएं हैं, बदलती रहती, ठीक है। दौज, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या आ जाती है। उसके बाद फिर से यहाँ से तारीख शुरू हो जाती हैं। कभी 16 तारीख नहीं देखी होगी चंद्रमा की हिंदी महीने में, समझ रहे हो, वो क्यों, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की 15 तारीख तक रहती है ये सिस्टम, फिर शुक्ल पक्ष की। पर ये कह देते हैं महीने में कि ये शुक्ल पक्ष की तृतीया है और वो कृष्ण पक्ष की तृतीया या द्वितीया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष समझ में आ गया। मैं बता रहा था नक्षत्र के बारे में। जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है इस तरह से, किसकी परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, पृथ्वी की, और पृथ्वी और चंद्रमा के साथ साथ वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। कितने, ये नक्षत्र क्या, तारा मंडल है, एक तरीके से तारों का एक समूह है, ठीक है। चंद्रमा कितने नक्षत्रों से होकर गुजर रहा है, 27। बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है, या बना दे, इतने ठीक है। तो चंद्रमा इन नक्षत्रों से होकर गुजर रहा है। ये जो 27 नक्षत्र हैं, अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी जिनका विवाह चंद्रमा से कराया था दक्ष प्रजापति ने। तो पूरे महीने में चंद्रमा ने, मतलब हर एक पत्नी के पास जाएगा पूरे महीने में, एक एक दिन करके, ठीक है। तो पूरे महीने को ना इन 27 नक्षत्रों से बांट दिया है। जो मनीषी हैं या जो धार्मिक ग्रंथों में इस तरीके की चर्चाएं हैं, ठीक है, कि जो 27 पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, उन पुत्रियों के एक एक दिन उनके पास जाएगा। मतलब हर दिन किसी एक नक्षत्र से चंद्रमा गुजर रहा है, ठीक है, हर एक दिन किसी न किसी नक्षत्र से होकर गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं इसके बारे में, वैसे इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा समझा दूं, आगे तुम्हारे काम आ जाएगा, कभी कोई पूछेगा तो। होता ये है कि ये जो नक्षत्र है ना, इनको शुभ नक्षत्र कहते हैं, शुभ नक्षत्र है, अशुभ, अशुभ नक्षत्र और सामान्य। शुभ नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र जो हैं वो शुभ हैं और कुछ नक्षत्र जो अशुभ हैं और कुछ न शुभ हैं न अशुभ हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से जो नक्षत्र हैं वो शुभ हैं।
अशुभ नक्षत्र में किसी का जन्म हो गया, पंडित जी ने देखा कि इसका जन्म तो अशुभ नक्षत्र में हुआ, तो हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह है। इन स्वामी ग्रहों में कौन कौन है? सूर्य है। सूर्य के कुछ नक्षत्र के ऊपर अपना एक जोर है, कह सकते हैं। सूर्य जो भगवान हैं, सूर्य, वो सूर्य के कुछ नक्षत्र हैं जिनका वो स्वामी है। इसी तरीके से चंद्रमा, इसी तरीके से मंगल। तो वो क्या करते हैं, कह रहे अच्छा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है बच्चा, दिक्कत चल रही है, परेशानी हो रही है, ऐसा करो तुम मंगल ग्रह की पूजा करो, तुम सूर्य की पूजा करो। इस तरीके से वो बताते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या सच है क्या झूठ है, ये तो वो लोग जाने। बाकी जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तरीके से कहा गया। 27 नक्षत्र हैं हमारे, मेन हमें याद करना 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र की परिकल्पना की है अभिजीत की। कई बार इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना, बड़ी क्लासेस, मतलब बड़े एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी हो गया, पीसीएस वगैरह, तो उसमें ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। पानी होगा यार, पानी। नहीं है, चलो छोड़ो रहने दो। ले एक बच्चा ले आएगा, बस छोड़ो, बस छोड़ो। चलो हम देखते हैं आगे। ब्रह्मांड के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ब्रह्मांड से संबंधित एक चीज़ और देख लेते हैं हम। तारे की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है ब्रह्मांड में। तारे की उत्पत्ति, तारे की उत्पत्ति है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। हमने बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या था, बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब विस्फोट। जब बड़ा विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ। जब वह तारे बहुत गर्म थे, ठीक है, जब वह तारे बहुत गर्म थे तो उनको थोड़ा ठंडा होने में समय लगा, है ना। जब ठंडा होने में समय लगा तो वो ठंडा होते होते ना लाल कलर के हो गए। कैसे कलर के हो गए? लाल रंग के हो गए, ठीक है। लाल रंग के हो गए तो इसी तरीके से तारों का जो नाम है वो रख दिया गया रक्त दानव, रक्त बामन के दोस्तों, रक्त बामन, ठीक है, रक्त बामन। ये रक्त बामन बना, ठीक है। मतलब पहले बहुत बड़ा तारा बना। वो तारा बहुत ज़्यादा, जो तारा होता पूरा अग्नि तो था, अग्निपिंडी तो था, आग का गोला ही तो था। तो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो रेड कलर में, उसका जो कलर हो गया वो लाल हो गया, तो इसलिए उस तारे का नाम रख दिया रक्त बामन। अब ये रक्त बामन में जब विस्फोट हुआ, जब रक्त बामन में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो इस विस्फोट के बाद ये अलग अलग विस्फोट हुए, ठीक है। जो एनर्जी निकली होगी उसमें, उसके बाद ये तारा फिर ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद ये जो रक्त बामन था, फिर ये क्या बन गया, श्वेत बामन। क्या बन गया? श्वेत बामन, ठीक है। आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा या नहीं, मैं उसका जिक्र करता हूँ। आपने एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या है? एक लिमिट है 1.4 ms। ms का मतलब मास ऑफ सन, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान से 1.4।
एक बेस ले लिया, आधार ले लिया 1.4 ms, मास ऑफ सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका बेस ले लिया। यही चंद्रशेखर सीमा है। क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर सीमा का परिमाण कितना है, तो बताओगे 1.4 ms, ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन कराएंगे तो उसमें बता भी देंगे आपको। ठीक है, तो होता क्या है, जो श्वेत बामन है, श्वेत बामन फिर ठंडा होता है। ठीक है, ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसकी एक सीमा ये है कि 1.4 से 1.4 ms से यदि ये कम हो गया, इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है 1.4 ms से कम हो गया, तो जो नाभिक की ऊर्जा है ना वो ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो। उसके बाद जो श्वेत बामन है वो आगे चल के किस में बदलेगा, काला बामन में, काला बामन में। ये क्रम है तारों के बनने का। सबसे पहला रक्त बामन, उसके बाद विस्फोट के बाद बनेगा श्वेत बामन, फिर बनेगा काला बामन। आ गया ऑप्शन में, तो उनको क्रम से लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए किस तरीके से ये बन रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लगा देंगे। ठीक है, हमने बनाया रक्त बामन, रक्त बामन, उसके बाद बनाया क्या, श्वेत बामन, उसके बाद काला बामन। जो चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर सीमा कितनी थी, 1.4 ms। ये द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, 1.4 ms। गला सूख गया है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कितनी है, 1.4 ms। काला बामन तक बन गया। उसके बाद क्या होगा, यदि 1.4 ms से द्रव्यमान अधिक हो जाए, द्रव्यमान अधिक हो गया पिंड का या काला बामन का, द्रव्यमान कितना हो गया, अधिक हो गया इससे, तो होगा क्या, जो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गति बढ़ जाएगी, उनकी गति बढ़ जाएगी। जैसे कि ये है, इसके अंदर ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण, यदि इसका द्रव्यमान अधिक है, इसका जो मास है वो अधिक है, ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक को छोड़ के निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ के निकल गए तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा क्या, न्यूट्रॉन। 1.4 ms से यदि इनका द्रव्यमान अधिक हो गया तो जो काला वामन है वो किस में बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारे में बन जाएगा। क्या बनेगा इसके बाद, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, पल्सर। क्या है इसका नाम, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन तारा बन गया, फिर उसके बाद इसको यहीं ले लेते हैं। ये जो पल्सर है ना, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, जिसका नाम पल्सर भी है, ठीक है। यदि ये अपना टोटल द्रव्यमान, ये मान लीजिए न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है, यदि ये अपना टोटल द्रव्यमान एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर इकट्ठा कर ले, अभी तो ये इतना बड़ा है, ठीक है, यदि ये अपना द्रव्यमान एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर ले
और छोटा हो जाए, जब मैंने शुरुआत में बताया था संकुचित होके इकट्ठा हो जाए, तो ये छोटा रूप ले लिया इसने, मतलब द्रव्यमान को एक ही पॉइंट पे संकेंद्रित कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये सारी चीज़ों को ना अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर इसके पास से कोई छोटे छोटे पिंड भी जाएंगे ना तो वो इसमें समा लेगा, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेगा। पिंडों को, प्रकाश को, वायु को, गैसों को, मतलब सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, इसका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि अगर इसके आसपास से पृथ्वी जैसे ग्रह भी जाएंगे ना तो पृथ्वी को भी खा जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूट्रॉन तारे के बाद जब यदि ये अपने पूरे द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है तो कुछ ऐसी परिस्थिति इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है जिससे ये जो तारा है किस में बदल जाता है, ब्लैक होल में। ठीक है, ये तारा किस में बदलेगा, ब्लैक होल में। क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है, ब्लैक होल को है, ये एक अवधारणा है। ठीक है, एक हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, विलियम्स हॉकिंस करके एक वैज्ञानिक है, बिल्कुल वैसे लाचार से जो पड़े रहते थे, हैं देखे थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे वो। उनका हाथ पैर कोई सा भी अंग उनका चलता नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारे नियम भी बताए। ठीक है, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं, बताओ। ठीक है, तो जो ब्लैक होल है ना वो अपने अंदर सारी चीज़ों को समा लेता है। जब प्रकाश को भी वो अपने अंदर समा लेगा तो हम देखते किससे हैं, प्रकाश से तो हम देखते हैं, सारी वस्तुएं प्रकाश से तो दिखाई देती हैं। जब हमें प्रकाश ही दिखाई नहीं देगा, प्रकाश को तो वो खुद समा लेता है अपने अंदर। ठीक है, निगल लेता है, तो ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। टॉपिक ब्रह्मांड का भी बाकी बचा हुआ है, काफ़ी है ना, कल आपको पढ़ाएंगे अच्छे से।